सबसे पहले तो मैं मंच पर उपस्थित देश के सीनियर एजुकेशनिस्ट्स तमाम जो यहाँ बैठे हैं, इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे साथ दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले बहुत सारे चेहरे मेरे साथ बैठे हैं यहाँ आज इस सभागार में। बहुत को मैं बहुत नज़दीकी से हम लोग सब लोग पिछले 5 साल से साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे यहाँ हैं और इस आयोजन के आयोजक एजुटॉक की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। नाम से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पता नहीं इनोवेटिव है कि नहीं है, पर है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। एजुटॉक मतलब ज़्यादा इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे समझ में आ जाता है भाई एजुकेशन में बात होनी है। और इस देश में मैं समझता हूँ कि एजुकेशन पर ही बात होनी सबसे ज़रूरी है। बहुत चीज़ों पे बात हो गई, क्षेत्रवाद पे बात हो गई, राजनीति पे बात हो गई, मंदिर मस्जिद पे बात हो गई, इतिहास पे बात हो गई, इतिहास के गौरव, इतिहास की कमियां, इन सब पे बात हो गई। एजुकेशन पे बात नहीं हो पा रही है। और ख़ास तौर से एजुकेशन को हम किस रूप में लें, तो एजुटॉक के बहाने से हम सब मिलके एजुकेशन पे बात करें। सहमति असहमति होंगी, जो हम बात करेंगे हर वो चीज़ आगे बढ़ जाएगी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारे मुद्दों से पहले एजुकेशन पे बात हो, ये बहुत सुखद शुरुआत है। और आप इसको लगातार इतने देश के मूर्धन्य शिक्षाविदों के साथ में एक मंच पर लाकर इस आयोजन को कर रहे हैं, इसके लिए वाकई आपको बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। थोड़ी सी बात मैं आपके इस विषय पर करना चाहता हूँ। आपने बात की है इनोवेशन, विशेषकर स्कूल इनोवेशन, बट ओवरऑल इनोवेशन पे के बारे में कि एजुकेशन में हम इनोवेशन पे कैसे काम करें। ये शिक्षा मंत्री होने का सौभाग्य है कि मैं बहुत सारे शिक्षाविदों के बीच आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। पर मैं जो भी बात यहाँ रखूँगा उससे पहले मैं कैवेट लगा देता हूँ कि मेरी किसी भी बात को एजुकेशनिस्ट के रूप में ना लिया जाए, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, मैं शिक्षा मंत्री हूँ। और इस देश में बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा मंत्री एजुकेशनिस्ट हो। इस देश में बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा सचिव या शिक्षा निदेशक जैसे लोग भी एजुकेशनिस्ट हों। तो ये हमारे पास फ्रीडम है और उसकी लिबर्टी का फ़ायदा उठा के मैं यहाँ हूँ। पर मैं कोई अपने हीन भावना के साथ ये बात नहीं कह रहा हूँ। जब मैं इतने सीनियर एजुकेशनिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एजुकेशन को दी है, उन सब के बीच में बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी हीन भावना के साथ नहीं, मैं किसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहना चाहता हूँ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं शायद एजुकेशन को नहीं जानता हूँ और ऐसा मेरा दावा भी नहीं है, लेकिन मैं एजुकेशन की डिमांड साइड का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं डिमांड साइड को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो बिल्कुल भी सप्लाई साइड से नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर बात को डिमांड साइड की डिमांड मान के समझा जाए, उसको सुना जाए। आपकी बहुत सारी एजुकेशन थ्योरीज, आपकी बहुत सारी एजुकेशन प्रैक्टिसेस, आपके बहुत सारे एजुकेशन एथिक्स, उस पर जो भी ओपिनियन रखते हों, लेकिन साहब डिमांड साइड तो डिमांड साइड है। मुझे तो जो चाहिए मुझे वो चाहिए, एंड आई रिप्रेजेंट द डिमांड साइड हियर। इनोवेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन में ये हो गई कि हम इनोवेशन फॉर द सेक ऑफ इनोवेशन करने लगे। क्योंकि इनोवेशन करना है इसलिए इनोवेशन कर रहे हैं। इनोवेशन क्यों करना है ये हमने तय नहीं किया पहले, और इसीलिए शिक्षा इनोवेशंस का शिकार हो गई। शिक्षा में बड़ी दुर्घटना घट गई कि शिक्षा में रोज इनोवेशन हो रहे हैं और रोज शिक्षा उसका शिकार हो रही है। एक आईआईटी का निकला हुआ स्टूडेंट, शार्प माइंड, हार्वर्ड या एमआईटी से पढ़ने के बाद सोचता है शिक्षा में कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत है, और वो एक शानदार ऐप बनाता है और शानदार कोई इक्विपमेंट बनाता है और उसको लाके दे देता है, लो जी मैंने इनोवेशन किया है। उसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी? ज़रूरत क्या थी ये तय हुए बिना उसने कुछ बना दिया।
मेरे पास रोज़ाना सुबह, कभी आप आके बैठें अगर कुछ लोग इच्छुक हैं कि एजुकेशन में इनोवेशन का क्या हाल है और एजुकेशन में इनोवेशन की क्या दुर्दशा है, मेरा एक ही अनुरोध है कि मंत्री हूँ, रोज़ाना सुबह 9-10 बजे के आसपास अपने घर पे जब भी होता हूँ तो बैठता हूँ। ओपन पब्लिक आवर्स होते हैं, विदाउट अपॉइंटमेंट भी बहुत लोग आते हैं। उसमें रोज़ सुबह बहुत सारे इनोवेटर्स आते हैं और उनका दावा होता है, साहब ये अगर आपने कर दिया ना, ये अगर आपने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में लागू कर दिया तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व, एंड यू वुड बी द बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं उनसे कहता हूं, यार एक काम कर लो, ये सारा प्रयोग तामझाम टंट्रम जो मेरे पास लेके आए हो, ये किसी स्कूल में अभी तक अप्लाई किया है? हाँ सर, फलाने राज्य के एक फलाने स्कूल में किया हुआ है। कितने बच्चों पे? सर एक क्लासरूम पे किया हुआ है। जहाँ भी उनका जुगाड़ होता है वहाँ का प्रयोग वो बता देते हैं। इनका एक काम करो, थोड़ा अपना जुगाड़ और लगाओ, जाके मेरे कुछ प्रिंसिपल्स से मिलो, दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से, कुछ गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल से, कुछ टीचर्स से मिलो, उनके साथ बैठ के झक मारो थोड़ी देर। आप क्लासरूम में सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन के नहीं, पहले सॉल्यूशन प्रोवाइडर की समझ बनाने के लिए क्लासरूम में जाके, टीचर जब बात कर रहा है मेरे बच्चों से, जाके क्लासरूम में बैठो तो सही। चाहिए क्या? अभी आपको यही नहीं पता चाहिए क्या, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग आ गई, क्योंकि आपको कोडिंग आ गई, क्योंकि आपको बोलना आ गया, क्योंकि आपको प्रोडक्शन आ गया, आप कुछ बना लाए और ले आए। मैं मार्केट नहीं हूं, मैं स्कूल हूं। एजुकेशन की इनोवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि हमने तय किए बिना इनोवेशंस किए हैं। तो इनोवेशन क्यों करना है, पहले यह तय कर लिया जाए। जब हम इनोवेशन क्यों करना है यह तय करेंगे तो पहले यह तय होगा कि हमको एजुकेशन क्यों देनी है। एजुकेशन क्यों देनी है पहले यह तय कर लिया जाए, और फिर यह देखा जाए कि कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स, प्रेजेंट तरीकों में से कौन कौन से तरीके उसमें फेल हो रहे हैं। आखिर इनोवेशन की जरूरत क्या है? इनोवेशन की खातिर तो इनोवेशन नहीं करना है ना। इनोवेशन तो इसलिए करना है कि आपको ये प्रॉब्लम है कि हम जो करना चाह रहे हैं, हम जो हासिल करना चाह रहे हैं, हम एजुकेशन के माध्यम से समाज को, अपने बच्चों को, ह्यूमैनिटी को जहां लेके जाना चाह रहे हैं वहां हम ले नहीं जा पा रहे। हमको एजुकेशन की, स्कूलिंग से, कॉलेज से जो हासिल करना है वो हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कुछ इनोवेटिव तरीके निकालते हैं। अब हमारे कन्वेंशनल तरीके, ऑर्थोडॉक्स तरीके, परंपरागत सारे तरीके या वर्तमान तरीके फेल होते जा रहे हैं, तो कुछ इनोवेशन निकालते हैं। फिर आपका इनोवेशन कामगार साबित होगा, नहीं तो आपका इनोवेशन मार्केट साबित होगा। पूरा का पूरा इनोवेशन मार्केट बन के हमारे पास खड़ा हुआ है, एंड गोल के बिना। एजुकेशन का एंड गोल समझे बिना या तय किए बिना हम जो भी इनोवेशन करेंगे वो मार्केट में ही तब्दील होगा। तो इसलिए हमें पहले इनोवेशन को और एजुकेशन के पूरे टारगेट को बहुत स्पष्ट करने की ज़रूरत है। अभी कुमार शेखर विजेंद्र जी बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में। जैसे एग्रीकल्चर की पूरी पढ़ाई इसका विक्टिम है। तय हुआ होगा किसी एक समय पे साहब एग्रीकल्चर पढ़ाना है। अब यह तय नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर से इस देश को बेहतर किसान देने हैं या एग्रीकल्चर से इस देश को बेहतर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर और उसके दफ्तर के क्लर्क देने हैं। यह तय नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर से किसानों की जिंदगी बदलनी है, किसानों के हमें ऐसे किसान देने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर कॉलेज या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ के निकल के शानदार खेती बाड़ी करेंगे और वहां इनोवेशन करेंगे, या यूरिया और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एम्प्लॉयज देने हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। यह तय नहीं हुआ, इसीलिए फिर हम एक मार्केट बन के रह गए। With due respect to the people who have been working in this sector, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने किसान पैदा नहीं किए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने एग्रीकल्चर के क्लर्क्स पैदा किए जो सरकार में काम कर सकें या किसी कंपनी में काम कर सकें। इनोवेशन का तरीका तय नहीं हुआ, इनोवेशन का टारगेट तय नहीं हुआ। टारगेट तय नहीं होने की वजह से हर इनोवेशन फिर कुल मिला के मार्केट बन के खड़ा हो जाता है। अगर इस देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने, इसलिए क्योंकि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर की बात की है, लगभग हर जगह हो रहा है। पिछले बार अभी ये एग्ज़ाम हुआ लास्ट ईयर जो 19 का मार्च के बाद रिजल्ट आया, तो मैंने एक परंपरा शुरू की है, जो बच्चे आउट परफॉर्म करते हैं उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, मैं मिल लेता हूँ उनसे या उनके घर चले जाते हैं।
तो मैंने अभी 10th की टॉपर यूनिवर्सिटी मेरे से मिलने टॉपर बच्ची मेरे से मिलने आई, 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। मुझे नहीं पता आप में से कोई टीचर उनको लेके आया था क्या, मतलब वन ऑफ माई टीचर ब्रॉट हर टू मी। और उससे मैंने पूछा कि जब आप 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लाए हो तो आपका नहीं आई एम फाइन, तो आपका फेवरेट टॉपिक मैथमेटिक्स में क्या है? शीशे ट्रिग्नोमेट्री, एकदम बोली फट से, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड शी आंसर ट्रिग्नोमेट्री। तो 10th की 100 आउट ऑफ 100 लाने वाली और ये क्लेम करने वाली मिनिस्टर के सामने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की मुझे ट्रिग्नोमेट्री पसंद है, उस लड़की को मैंने पूछा कि तुमको पता है ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है? देन शी टुक ऑलमोस्ट 3 minutes टू रिकलेक्ट हर थॉट्स, शी वॉज साइलेंट। फिर बोली सर वो बिल्डिंग बनाने में काम आती है। टारगेट तय नहीं था, हम बहुत इनोवेटिव तरीके से उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। टारगेट तय नहीं था तो ट्रिग्नोमेट्री रट के वो लड़की, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रट के, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को रट के वो लड़की जाके 100 आउट ऑफ 100 लाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री मेरे जीवन में कहाँ काम आ रही है, मेरे अपने आसपास ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है। सो इसीलिए मैंने कहा कि जब हम स्कूल में इनोवेशन पे बात करें तो पहले इसको थोड़ा सा ऑपरेशन कर लें कि हम इनोवेशन के किस पक्ष पे बात करना चाहते हैं। हम शिक्षा में इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? हम मार्केट में इनोवेशन, मार्केट की एडॉप्टेबिलिटी की, हम कितने फास्ट मार्केट के नई प्रोडक्ट को अपने स्कूल में अडॉप्ट करें, उसमें इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हम किस पे बात कर रहे हैं? ये सारी चीजें सेग्रीगेट करके रखेंगे तो शिक्षा का भला होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इनोवेशन पे समझना ज़रूरी है। हमने दिल्ली में जो प्रयोग किए काफ़ी चर्चा हुई और बहुत आई फील ऑनर्ड हियरिंग फ्रॉम ऑल द डिग्निटरी सिटिंग हियर। ये मेरा नहीं है, यहाँ बैठे तमाम जो हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, हमारी एक पूरी टीम 50-60 हज़ार लोगों की दिल्ली में काम कर रही है, उन सब का क्रेडिट है कि इतना आज दिल्ली के एजुकेशन के काम को इस तरह के प्लेटफॉर्म से सराहा जा रहा है। हमने 2 चीज़ों में बांटा है अपने काम को और इसलिए मैं रखना चाहता हूँ एजुकेशनिस्ट के सामने इसको, कि एक हमने रखा है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन और दूसरा एजुकेशन एज फाउंडेशन। तो मैं चाहूँगा इनोवेशन को भी उसी 2 हिस्सों में रखें, इनोवेशन इन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन in using education as foundation of society, nation, whatever you say. जब हम कहेंगे इनोवेशन इन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तब हम फैसिलिटीज पे बात करेंगे। एक कमरे में बैठ के 4 बच्चों की जगह 40 बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, अगर 4000 बच्चे हैं तो उनको 4 टीचर्स से टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे पढ़वा लिया जाए। ये सब इनोवेशन इन फाउंडेशन है, ऑफ एजुकेशन है। ये एजुकेशन के इनोवेशंस नहीं है, ये एजुकेशन की फाउंडेशन के, फैसिलिटीज के इनोवेशंस हैं। एजुकेशन की फाउंडेशन को भी फिक्स करना जरूरी है। हम जब सरकार में आए तो 174 बच्चे एक क्लास में एनरोल होते थे। आप भगवान को भी खड़ा कर दीजिए शिक्षक बना के, मैंने सैकड़ों बार ये बात कही है। आप राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो लिख लीजिए, हम 35, 40, 25 का रेशो रखेंगे पर टीचर, लेकिन अगर आप देश की राजधानी में स्कूलों में 100, 125, 174 बच्चे एक क्लासरूम में एनरोल करके रखते हैं तो भगवान भी शिक्षक बन के आ जाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा, और वो भी 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास में। 5 साल की मेहनत जिसकी तारीफ भी हो रही है, उस सब के बावजूद मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि ये 174 या उस वक्त 150, 125 का एवरेज था, उसको हम बामुश्किल 70-75 तक ला पाए हैं। अभी हमने संविधान और कानून में जो भी लिख रखा हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हम अभी बहुत मेहनत करके नए नए क्लासरूम बना के, नए नए स्कूल्स बना के, और अभी और मेहनत कर रहे हैं, उसको शायद इस साल के अंत तक हम 40 तक शायद ला पाएंगे। तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं और फैसिलिटीज़ में इनोवेशन चाहिए। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ MCD अपने तंत्र पे चलता है, DDA अपनी जगह चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है, मॉल के लिए जगह जल्दी मिल जाती है, स्कूल के लिए मिलती है, उस सब में इनोवेशन ही चाहिए था। और आज 100, 125 का एवरेज कम से कम 70 के एवरेज पे आ गया है उन्हीं इनोवेशंस की वजह से। लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। एजुकेशन को बजट दिया, एजुकेशन
बिल्डिंग्स बनाई, जहाँ भी हो सकती थी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और तमाम लाइब्रेरी लैब ये सब डेवलप किया। मैं स्कूलों में जाता था तो मुझको अब बिल्डिंग साफ़ सुथरी भी चाहिए। मैं प्रिंसिपल्स टीचर्स से कहता था तो जनरली उनका कहता जी आप हमें बता दो पढ़ाएं कि झाड़ू लगाएं। सही क्वेश्चन था उनका, बता दो जी। अब 4 उसमें एकड़ का प्लॉट, 6 एकड़ का प्लॉट जिस पे 100, 125, 50, 100, 60 कमरे बने हुए हैं, 70-80 टीचर्स की टीम है, 2-3 हज़ार बच्चे, 2-3 हज़ार बच्चे 2 शिफ्ट्स में पढ़ते हैं। तो अगर उस बिल्डिंग को साफ रखने का काम करना है तो एक ही काम हो सकता है फिर कि 60-70 टीचर्स में से कम रोज़ आधे टीचर्स को कहा जाए जी झाड़ू लगाओ, बिल्डिंग चमका के रखनी है। फिर बच्चों को पढ़वाने का काम कैसे लेंगे उनसे? प्रिंसिपल्स ने भी मुझसे कहा जी आप बता दो, मतलब इस भाषा में नहीं कहा पर कन्वर्सेशन में निकल के आया कि जी ये नल की वॉशरूम जो लीक करता रहता है, टोंटी ठीक कराएं, पंखा ठीक कराएं, वायर ठीक कराएं, पानी पीने का ठीक कराएं या बच्चों को पढ़ाएं। बात जायज़ है, इसीलिए उनको उस तरह से फैसिलिटेट किया गया। मतलब दिल्ली में तो प्रिंसिपल्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर ओन एजुकेशन सिस्टम, प्रिंसिपल्स की यह हालत थी कि 5-5 हज़ार रुपये की पेमेंट की पावर्स थी उनको, उसके बाद में सारी पेमेंट्स की पावर डायरेक्टरेट में थी। मैंने पूछा भाई क्यों? बोले नहीं सर अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। मैंने कहा यार एक प्रिंसिपल के ऊपर जिसको तुम ये भरोसा कर रहे हो कि वो 3,000 बच्चों का भविष्य बना देगा, उस पर यह भरोसा नहीं है कि वो 50-60 हज़ार रुपये ईमानदारी से खर्च कर लेगा। ऐसे तो मत करो यार। तो वो टैबूज थे कुछ ब्यूरोक्रेसी के जो तोड़ने पड़े, उसमें भी काफ़ी इनोवेटिव तरीका अपनाया गया। कुछ जगह दादागिरी दिखाई गई, कुछ जगह प्यार से समझाया गया, नहीं माने तो लड़ा झगड़ा गया। हाँ, टीचर्स को बोले जी फैमिली रजिस्टर भरने जाएंगे। अब साहब भारत सरकार ने कह दिया है फैमिली रजिस्टर भरना है, तो दिल्ली के किसी IAS ऑफिसर की हिम्मत नहीं है जो कह दे नहीं जी फैमिली रजिस्टर हम टीचर्स से नहीं भराएंगे। अब भारत सरकार ने टारगेट दे दिया है तो सारे ब्यूरोक्रेसी लग जाती है जी अब तो चाहे खुद भरना पड़े, रात को जाके हम तो भर के दे देंगे, चाहे टीचर्स को लगाना पड़े। मैं बच्चे कौन पढ़ाएगा? वो सर लेकिन ये भी ज़रूरी है। ये 2015 में ही एनकाउंटर हो गया था मेरे साथ। तो मैं पूछा क्यों भाई? नहीं सर ये भारत सरकार का रजिस्टर नहीं भरा जाएगा, कैसे होगा, फैमिली रजिस्टर कैसे बनेगा? मैंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारा फैमिली रजिस्टर, मेरे बच्चों को पढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी भाषा में बोलना पड़ा। फिर जब तर्क कुतर आया तो थोड़ा सा मिनिस्टर होने का फ़ायदा हो जाता है डेमोक्रेसी में, फिर कुतर्क के सामने चलती नहीं है। तो मैंने पूछ लिया एक ऐसी मीटिंग्स में ब्यूरोक्रेट्स की, मैं एक बात बताओ, इन टीचर्स को जब हमने भर्ती किया था तो इनके फैमिली रजिस्टर भराने की योग्यता पे कोई प्रश्न था, उसमें कोई पेपर था? मैं एग्ज़ाम तो लेते हो B.Ed का कि बच्चों को पढ़ाना आता है कि नहीं आता, काम कराते हो क्लर्कों वाला, तो क्लरिकल एग्ज़ाम ही ले लेते। क्यों इनको B.Ed MA B.Ed क्यों करवाया था फालतू में, जब यही कराना था? तो मान गए फिर। और पिछले 4 साल से आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि ये फैमिली रजिस्टर भरवाना और ये सब काम जो बाहर वाले दूसरे डिपार्टमेंट्स के काम थे वो सब बंद करवा दिए गए। टीचर्स नहीं करते हैं अब हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कहा कि हमें एजुकेशन की फाउंडेशन फिक्स करनी पड़ेगी, टारगेट तय करना पड़ेगा कि हम इनोवेशन के जितने भी आइडियाज़ ला रहे हैं, वो चाहे मार्केट से लेके आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आ रहे हैं, डिस्कशंस में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, ये सारे आइडियाज़ एजुकेशन की फाउंडेशन को फिक्स करने का आइडियाज़ हैं। लेकिन थोड़ा सा और आगे जाके आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। क्या हम एजुकेशन को फाउंडेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं राष्ट्र की, समाज की? अभी के अग्रवाल साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि स्कूल्स आर द बिल्डिंग्स वेयर फ्यूचर इज इनसाइड। वेरी ट्रू। लेकिन इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं? प्रैक्टिस में तो कुल मिला के स्कूल्स आर द बिल्डिंग्स वेयर दोज पीपल आर सिटिंग जिनका हम 1 साल बाद एग्जाम लेंगे। बाहर का सारा सिस्टम ये मान के बैठा है अंदर कुछ खटबड़ हो रहा है, और बाहर निकलेंगे हम इनका एग्जाम लेंगे और फिर बताएंगे तुम यहां जीने लायक हो कि नहीं हो। कुल मिला के इतना ही है। स्कूल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर दैट। और हमको लगता है हमको एग्जाम लेना बहुत बढ़िया आता है, हम तय करेंगे स्कूल से निकलने लायक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक निकला कि नहीं निकला। हम एजुकेशन को फाउंडेशन के रूप में यूज करें कि नहीं करें? और अगर करना है, और अगर जो अग्रवाल साहब ने बात कही उसको फ्यूचर, वास्तव में फ्यूचर बनाना है, उस सोसाइटी का जो स्कूल से बाहर खड़ी हुई है, उस देश का जो स्कूल से बाहर बैठा हुआ है, काम कर रहा है,
तो मुझे लग रहा है बहुत पिन पॉइंटेड फिर हमें टारगेट्स तय करने पड़ेंगे फिर से। इनोवेटिव होने से पहले हमें टारगेट्स तय कर, क्योंकि इनोवेटिव होकर अचीव क्या करना है वो तय नहीं करते और हम इनोवेशन में चले जाते हैं। इनोवेशन की सबसे बड़ी गलती है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें शिक्षा से ऐसा राष्ट्र, ऐसा समाज खड़ा करना है कि नहीं करना जिसमें आतंकवाद शून्य हो, जिसमें हिंसा शून्य हो, जिसमें हेट्रेड शून्य हो, जिसमें प्रदूषण फैलाने की प्रवृत्तियां शून्य हो, जिसमें धर्म और जाति के झगड़े शून्य हो, जिसमें क्षेत्रवाद, किसी तरह की नफरत शून्य हो, उसकी संभावनाएं, लालच, करप्शन शून्य हो। ये टारगेट तो तय करें। जब नहीं हो रहा होगा तो फिर इनोवेटिव तरीके ढूंढेंगे। अभी तो हम इनोवेटिव तरीकों के रोमांस में खूब जाते हैं, देखो जी बहुत अच्छा किया, और उसका फिर नुकसान है। एक बार ये तय कर लें कि ये टारगेट हासिल करने हैं, फिर तय कर लेंगे कि भाई ये परंपरागत तरीके से नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई और नया तरीका निकालते हैं, वही इनोवेशन है। रोमांटिसिज्म ऑफ इनोवेशन इज वेरी डेंजरस थिंग। इट किल्स एंड इट हैज किल्ड मैनी टाइम्स। जब मैंने हैप्पीनेस पे काम करना शुरू किया हमारे टीचर्स ने, तो कई जगह से मेरे पास में प्रस्ताव आए, सर हम ना योगा कराते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि मैं 50 लोगों को रोजाना योगा कराता हूं। मैंने कहा आप खुद खुश हैं कि नहीं हैं? योगा कराते हैं, उससे आपके शरीर में, आपके मन में कुछ योग अच्छा हो रहा होगा, पर आप खुद खुश रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं? कभी दफ्तर में रहकर आपको गुस्सा आता है कि नहीं आया? आपको पति पत्नी के झगड़े में गुस्सा आता है कि नहीं आता? इतने में समझ जाते हैं वो कि क्या मामला है। तो सवाल इसका नहीं है। किसी ने बोला जी हम लाफ्टर थेरेपी कराते हैं, हम इसको भी आप हैप्पीनेस में हम करा देंगे, आप हमें स्कूल दे दीजिए। किसी ने कहा हम मेडिटेशन कराते हैं, अलग अलग चीज़ें कहीं। इनका हैप्पीनेस को समझो, हैप्पीनेस से हम क्या हासिल करना चाहते हैं वो समझो, और उसके बाद लेट्स वर्क ऑन हैप्पीनेस, लेट्स वर्क ऑन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, हर चीज़ अगर हम अपने टारगेट को लेके करेंगे और थोड़ा भी डेविएशन होगा उसमें तो वो इनोवेशन ही है। लेकिन टारगेट के बिना करेंगे तो या तो भटकाव है या बाजार है, या तो कुछ प्रॉफिट है किसी का, उसमें किसी की दुकान चलने वाली है इसलिए किया जा रहा है, या कोई भटक रहा है और भटक भटक के कहाँ पहुँच जाएगा पता नहीं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप बहुत सीनियर शिक्षाविद हैं, पूरे ज़िंदगी आप सबने शिक्षा को दी है और आज के पूरे दिन की आप चर्चा करेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि बिल्कुल भी एजुकेशनिस्ट के रूप में मैं कुछ कह के जाऊंगा। आप सबके पास इतना अनुभव और इतना नॉलेज है कि आप उसकी पूरी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं डिमांड साइड से आया हूँ, आप जो तय करें डिमांड साइड को सोच के तय करें। समाज को ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे को 20 साल के लिए आपको दे रहे हैं, हायर और स्कूल एजुकेशन मिला के 20-22 साल के लिए, हम 2-3 साल 4 साल के बच्चे को आपको दे रहे हैं। समाज को ज़रूरत है, डिमांड साइड में ज़रूरत है कि उसको ऐसा बना के दे दीजिए जिससे कोई उसको कहे कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ब्लास्ट कर दो, वो कहे भाड़ में जाए आपके पैसे, मैं ब्लास्ट नहीं करूँगा। जिससे उसको कोई कहे कि लो बम बना दो, मैं पैसे दे रहा हूँ, हमें 10 लोगों को मारना है, वो कह दे भाड़ में जाए आपके पैसे, भाड़ में जाए आपका पद, भाड़ में जाए आपके धर्म की व्याख्या, मैं ये काम नहीं करूँगा। उसको ऐसा बना दीजिए वो IAS बने, क्लर्क बने या व्यापारी बने, प्रॉफिट के लिए या रिश्वत के लिए अपने काम से नहीं डिगेगा। उसको ऐसा बना दीजिए कि वो 20 लाख की गाड़ी में जब बैठ के इंडिया गेट पे 50 रुपए की 100 रुपए की आइसक्रीम खाए तो उसका रैपर वहाँ नहीं फेंक के आएगा। उसको ऐसा बना दीजिए कि वो रेड लाइट पे अगर खड़ा हो तो ये देख के ना खड़ा हो कि सामने कॉप है कि नहीं है, वो ये देख के खड़ा हो कि इस देश का सिस्टम है कि रेड लाइट पे रेड होने पे खड़ा होना है और मैं खड़ा होऊंगा। उसको ऐसा बना दीजिए। डिमांड साइड में हमको ये जरूरत है, आप सप्लाई साइड में क्या लेके बैठे हैं और क्यों लेके बैठे हैं ये आप तय कर लीजिए। डिमांड साइड में मुझको ये जरूरत है, मुझे इंजीनियर्स की भी जरूरत है, मुझे डॉक्टर्स की भी जरूरत है, मुझे वकीलों की भी जरूरत है डिमांड साइड में, मुझे एक से एक बढ़िया प्रोफेशनल्स की, हाई डिग्री प्रोफेशनल्स की जो दुनिया की और देश की बड़ी कंपनियां चला सकें उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन मुझे इस बात की ज़रूरत है कि वो अच्छे इंसान भी हों। आप सप्लाई साइड से कैसे उसमें इनोवेशन लेके आएंगे वो आप तय करिए, वो आपको तय करना है, उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मेरी एक्सपर्टीज़ ये बताने में है कि वहाँ ज़रूरत क्या है, जिस समाज को, जिस देश को, जिस
जगह को लोगों ने मुझे चुन के भेजा है रिप्रेजेंट करने के लिए, वहाँ ज़रूरतें ये हैं। लास्ट में अपनी बात कह के ख़त्म करूँगा कि पूरे देश की एक स्थिति है, और मैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बार रिपीट करता हूँ, कि जब हम छोटे थे तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि 3 तरह के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। भारत जब हम छोटे थे तो विकासशील देशों की सूची में आता था, हमें बताया जाता था भारत विकासशील देश है। हम पूछते थे कितने दिन में हो जाएगा विकसित, तो हमें कहा जाता था बस 10-12 साल ट्रैक पे है। ये बात मैं कर रहा हूँ लगभग मान के चलिए 80s के डिकेड की। 90s का डिकेड बीत गया, 40 साल तो हमें हो गए। मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मैं जानता हूँ मेरे स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है। आज भी हम अपने बच्चों को 40 साल बाद यही पढ़ा रहे हैं, 30 साल बाद, 35 साल बाद, कि 3 तरह के देश होते हैं और भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। जो लोग 80s से पहले के डिकेड्स में स्कूलिंग करके आए हों वो अपने आप बता दें या रिकॉल कर लें कि उस समय कितने तरह के देश होते थे और उस समय भारत विकासशील देशों की स्थिति में था कि नहीं था। तो आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। तो कहीं तो कोई चूक हुई है हमसे कि हम राइट ट्रैक पे, और बहुत एस्पिरेशंस के बावजूद, आज आप नाम ले लीजिए दुनिया का, यू नेम द इंटरनेशनल कंपनी, उसका हेड या उसका फेस या उसका बैकबोन कहीं ना कहीं कोई इंडियन माइंड है, इंडियन टैलेंट है। आज हम वहाँ खड़े हैं। उसके बावजूद हम ये अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि हमारा देश विकसित हो चुका, या हमारा देश वास्तव में विकसित कैटेगरी में क्यों नहीं आया, डेवलप्ड कैटेगरी में क्यों नहीं आया। मेरा मानना है हमसे एजुकेशन में एक सबसे बड़ी चूक ये हुई है। इसलिए फिर से आखिरी बात में डिमांड साइड की आपको बता रहा हूँ कि हम सब चाहते हैं कि हमारा देश विकसित बने, और हमारा डिमांड साइड का एनालिसिस है साहब कि हमने एजुकेशन में सबसे बड़ी गलती ये की है कि हमने जॉब सीकर्स पैदा किए हैं, जॉब प्रोवाइडर्स पैदा नहीं किए। हम अपने स्कूलों में, मैं तो प्राइवेट स्कूल्स में भी गया हूँ, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में भी गया हूँ, और जगह जगह मैंने जाके पूछा है बच्चों क्यों पढ़ना चाहते हो, आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। 99.9% बच्चे हाथ उठा के कहते हैं हम नौकरी करना चाहते हैं। 99% बच्चे जिस देश में स्कूलों में नौकरी के ख्वाब देख के पढ़ रहे हों, उस देश की इकोनॉमी को, डेवलप्ड इकोनॉमी का ख्वाब बंद कर देना चाहिए। जॉब सीकर्स इकोनॉमी कैन नेवर बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। द ओनली इकोनॉमी दैट विल बिकम जॉब प्रोवाइडर इकोनॉमी, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, देयर इज नथिंग कॉल्ड मनीष सिसोदिया फिलोसफी ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं जो भी एविडेंसेस हैं पूरे देश में, दुनिया में बिखरे हुए, you name the developed country, you study their education system, they are producing job providers there, they are producing entrepreneur mindsets. Even if they are not job providers, they are entrepreneur mindsets. Every student coming out of them is entrepreneur from their mindset. वो हमने मिस कर दिया है, और वो अगर हम मिस करते रहेंगे तो हम डेवलप नहीं कहला पाएंगे। डिमांड साइड में ख्वाहिश है कि हम अपने देश को, कम से कम हम नहीं पढ़ा पाए तो हमारे बच्चे तो अपने बच्चों को कह सकें कि इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री नाउ, रीड दिस, स्टडी दिस। चाहते कि नहीं चाहते? तो एक ही तरीका है उसका करने का कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट पैदा किया जाए देश में, और वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जिस दिन हम पैदा करना शुरू कर देंगे, आई थिंक थिंग्स विल बी चेंज्ड। सो आज के लिए मैं समझता हूँ इनोवेशन पे चर्चा के लिए कुछ मेरी तरफ से आपसे अनुरोध हैं, और वो आपकी चर्चा में शामिल होंगी। हो सकता है उसमें से कुछ के समाधान हो। मैं ऐसी अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखता कि सारी समस्याओं का समाधान आज और इसी टेलीविजन में हो जाएगा, पर इस दिशा में अगर चर्चा शुरू हो पाई तो मुझे लगता है आप सबका प्रयास बहुत सार्थक होगा। थैंक यू वेरी मच।